परिवार जिसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार होता है। वहाँ एक की खुशी से सब खुश तो एक के दुख में सब दुखी होते हैं। वैशाली को ससुराल से आए 2 साल होने को आए थे। उसके विवाह की दूसरी सालगिरह भी आने वाली थी। जो कुछ भी वैशाली के साथ हुआ, उसके बाद उस दुख से बाहर निकलने के लिए उसने खुद को अत्यधिक व्यस्त कर लिया था। उसने अपनी पढ़ाई पुनः शुरू कर दी, साथ ही बाकी समय में सिलाई सीखती और घर के काम में मदद भी करती। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी जैसे ही रात होती, बीते लम्हे फिर से अंतर मन में सजीव हो उठते और फिर हर रात तकिए को अश्कों से भिगोते हुए निकलती। मुझे नहीं लगता हमें वहाँ जाना चाहिए, ये वैशाली की बड़ी माँ ने कहा था। इसमें वैशाली की माँ, बड़ी माँ और दोनों भाभी उसकी दादी के कमरे में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। पर भाभी, ये क्या सही होगा? एक बेटी के दुख में उसका साथ देने के लिए हम दूसरी बेटी की खुशियों में शामिल ना हो, वैशाली की माँ ने कहा। बात तो सही कही छोटी बहू ने। मीरा देवी ने भी वैशाली की माँ की बात का समर्थन किया। वैशाली और पूजा दोनों इसी घर की बेटियां हैं। पिछली बार भी जब उन दोनों की विवाह की पहली सालगिरह थी, तब भी उसने अपनी बहन की खातिर अपनी सालगिरह नहीं मनाई। इस साल भी अपने ससुराल वालों के बहुत कहने पर वो मानी है। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी इस खुशी में शामिल हों। पर माँ जी, पूजा खुद ही नहीं चाहती, वैशाली की बड़ी माँ यानी कि पूजा की माँ ने कहा। पूजा नहीं चाहती है कि वैशाली को अपनी विवाह टूटने का दुख हो, तभी तो वो। बड़ी माँ कुछ और कहती, उसके पहले ही उन्हें आंगन से मटकी टूटने की आवाज़ आई और सब उस आवाज़ की दिशा में जाते हैं। सब जाकर देखते हैं कि आंगन के बीच में मटकी टूटी हुई पड़ी है, चारों ओर पानी फैला हुआ है। पास में ही वैशाली खड़ी है, उसके पैर कुछ कपड़े भी पानी के छींटे उड़ने से भीग गए। वैशाली, सब दौड़कर वैशाली के पास जाते हैं। तुझे लगी तो नहीं? वैशाली की बड़ी माँ उसके हाथों को छूकर देखती है और उसके पैरों को भी देखती है। हाँ बेटा बता, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? वैशाली की माँ, तू मटकी की चिंता मत कर बेटा, तुझे कहीं चोट लगी हो तो बता। वैशाली की दादी और दोनों भाभी उससे यही सवाल करते हैं। ये मटकी गलती से नहीं टूटी, बल्कि मैंने जानबूझकर इसे तोड़ा है। जब वैशाली ने ये कहा, परंतु क्यों? सबने एक साथ आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। ताकि इस घर में 2 साल से मनाया जाने वाला शोक खत्म हो सके, वैशाली ने सबको देखते हुए कहा। ये तू क्या कह रही हो बेटा? वैशाली की दादी ने पूछा। देख जरा, सबके चेहरे कितने सवाल हैं इस समय इनके मन में, तेरे इस कार्य को देखकर। बता, तूने ये क्यों किया? दादी आप बताओ मुझे, वैशाली ने उल्टा अपनी दादी से ही सवाल पूछ लिया। जब कोई हमारा अपना करीबी या परिवार का सदस्य हम सबको छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब? और तू ये कैसा सवाल पूछ रही है अपनी दादी से? वैशाली की माँ उसके सवाल को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसकी माँ ही क्या, सबका यही हाल होता है। माँ आप मुझे मत रोको, वैशाली ने जिद करते हुए फिर से वही सवाल किया। बताओ ना दादी, हम कब तक शोक मनाते हैं किसी के जाने का? ठीक है, मैं बताती हूँ, वैशाली की दादी ने बताना शुरू किया। हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर तीसरे का धूप और फिर 12वें दिन धूप देकर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा आदि देते हैं। हमारे सभी रिश्तेदारों को भी भोजन कराया जाता है। उसके पश्चात पूरे वर्ष आने वाले खास त्यौहार पर भी ब्राह्मण को भोजन कराकर उस त्यौहार को धूमधाम से मनाने के स्थान पर सादगी से मनाकर शोक जताया जाता है। सबसे आखिर में अक्षय तृतीया पर 7 मिट्टी के घड़े पानी से भरे हुए सफ़ेद कपड़े से उनके मुंह बांधकर ऊपर कटोरी में जौ, किसी में गुड़ तो किसी में कसार तो एक कटोरी में घी आदि रखकर फिर ब्राह्मण द्वारा पूजा विधि करने के पश्चात ही शोक पूरा होता है। अब तुमने मटकी तोड़कर ये सवाल क्यों किया, ये बताओ? मैंने भी इस मटकी को तोड़कर मेरे टूटे या फिर यूँ कहो कि मर चुके रिश्ते का इतने समय से जो शोक हम मना रहे थे, उसे समाप्त किया है। ये तू क्या कह रही है? वैशाली की माँ ने इस बार थोड़े गुस्से में पूछा। वैशाली फिर भी उतनी ही शांत रहकर उन सबको जवाब देती है। अभी दादी ने कहा ना, खास त्योहार पर
आपने तो हर त्योहार को इस शौक में डुबो दिया। पहली बार भाभी और दोनों ने करवा चौथ की पूजा हमारे यहाँ नहीं बल्कि पड़ोसी के घर पर की, ताकि मुझे दुख ना हो। परंतु यदि सच कहूँ तो उस समय मेरे मन में दुख से अधिक दुविधा थी कि मुझे ये व्रत करना चाहिए या नहीं। 2 साल से दिवाली पर वो उत्साह है, सबके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी मैंने। अगर युवान युवानी नहीं होते तो आप शायद दिवाली मनाते भी नहीं। और आज आप सब दीदू के ससुराल उनकी सालगिरह पर मेरे कारण नहीं जाना चाहते, जबकि आपने इस बार दोनों भाई भाभी की सालगिरह भी नहीं मनाई। उसकी तारीख तो नहीं मिलती मेरी विवाह तारीख से, फिर क्यों? इसलिए मैंने इस शौक को ही समाप्त कर दिया, जिससे कि अब हम सब त्योहार और हमारी सारी खुशियां वैसे ही मना सकते हैं जैसे पहले मनाते थे। मीरा देवी आगे बढ़कर वैशाली का माथा चूम लेती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती है। आज हमारी बेटी सच में बड़ी हो गई है, जिसने हमें समझाया कि दुख जितना अधिक मनाओगे वो उतना ही अधिक लगेगा। इसलिए दुख को भुलाकर हम सबको खुशियों की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इसलिए हम सब कल पूजा के घर उसकी सालगिरह पर अवश्य जाएंगे। हर कोई मीरा देवी के इस फैसले से सहमत भी था और सबको वैशाली का समझाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा था। शाम को जब मीरा देवी वैशाली के बड़े पापा व दोनों भाई को वैशाली के तरीके और उसके परिणाम के बारे में बताती है तो सब खुश होते हैं। सुनील और रवि दोनों ही वैशाली के पास आते हैं और दोनों के ही हाथ पीछे होते हैं। वैशाली मुंह तो खोलो अपना, दोनों एक साथ कहते हैं। मुंह पर क्यों? वैशाली और कुछ बोलती इसके पहले ही सुनील ने उसके मुंह में बेसन का लड्डू दे दिया। वैशाली वो लड्डू खत्म ही कर पाई थी कि रवि ने एक और लड्डू दे दिया। फिर दोनों हंसते हुए कहते हैं, अब तू अपना मुंह बंद कर सकती है। भाई, आप मानती हूँ आप दोनों कल जाने को लेकर बहुत खुश हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी खुशी के चक्कर में मुझे मोटी कर दो। वैशाली एक लड्डू बड़ी मुश्किल से खा पाई और दूसरा खाते हुए ही बात कर रही थी। अरे तू कुछ भी कर ले, रहेगी तो हमारी गोलू मोलू टेडी बियर ही। क्यों रवि? सुनील ने वैशाली का गाल खींचते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा भाई, तो दूसरा गाल रवि ने खींचते हुए कहा। अब बस भी करो तुम दोनों, मीरा देवी ने सुनील और रवि से कहा। समारोह कल ही है, इसलिए जो भी कपड़े कल पहनने हो आज ही तय कर लेना, वरना पता चला तीनों भाई बहन तैयार ही होते रहो और पूजा तुम तीनों का वहाँ इंतजार ही करती रह जाए। जी दादी, तीनों ने हंसते हुए एक स्वर में कहा। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी वैशाली के बड़े पापा के फ़ोन पर कॉल आती है, जिसे देखकर वो बात करने के लिए सबसे दूर चले जाते हैं। जी बोलिए रामानंद जी, वैशाली के बड़े पापा ने कहा। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर क्यों इतने समय बाद वैशाली के ससुर जी ने उन्हें कॉल किया, परंतु उसके बाद उन्होंने जो सुना उसके कारण उनके मुखमंडल पर एक के बाद एक कई भाव आए और गए। आश्चर्य, चिंता, असमंजस और भय। उनका मन हर क्षण हर पहलू पर विचार कर रहा था। बात खत्म करने के बाद किंचित डर और दुविधा के साथ एक नज़र उन्होंने मंदिर की ओर देखा, फिर अपने परिवार की ओर, जहां अब भी दोनों भाई वैशाली को घेरे खड़े थे और उनकी हंसी मजाक से पूरा घर मानो जीवंत हो उठा था। आज सुबह से ही घर में बहुत जल्दबाजी वाला माहौल था। हर कोई अपना काम शीघ्रता के साथ खत्म करना चाहता था। हर किसी की मानो होड़ लगी है घर की घड़ी की सुई से आगे निकलने की। सब जल्दी से तैयार होने चले गए। पुरुष वर्ग ने जहां ब्लू रंग का कुर्ता, वहीं महिला वर्ग ने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। वैशाली जैसे ही समारोह वाले स्थान पर पहुंची, उसे लगा जैसे वहां उपस्थित हर महिला उसे देख रही है और उसके बारे में बातें कर रही है। अरे ये वही है ना, वही जो अपने ससुराल को छोड़ मायके में 2 औरतें वैशाली को देखकर बातें कर रही थी। तभी वो वहां पहुंच गई और हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्कार किया, जिससे उन दोनों ने झेपते हुए नमस्कार किया और फिर उन्होंने वैशाली के विषय में कोई बात नहीं करी और ना ही वैशाली ने उनकी बातों पर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि वो जानती है ये लोग हैं जिन्हें अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घर की खबर रहती है और जो अपने जीवन में आ गई निरस्ता को दूसरे के जीवन की बातों को सुनकर और फिर बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को सुनाकर दूर करते हैं
और इस तरह के कुछ लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। तभी पूजा और उसके पति भी आ गए तो सबका ध्यान उस ओर केंद्रित हो गया। पूजा ने सफ़ेद और लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसके पति ने सफ़ेद रंग का कुर्ता। दोनों ने अपने परिवार व रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलकर शुभकामनाएं ली और फिर केक काटा। फिर मस्ती, डांस और धमाल के साथ समारोह पूरा हुआ। सब जब वापस आने लगे तो वैशाली ने पूजा को गले लगाकर चुपके से उसके कान में कहा, दीदू आप अपने इस आंखों के सागर को बाहर आने से रोकिए। कहीं ऐसा ना हो जीजू आपके आंसू देख पिघल जाए और हमारे साथ आपकी भी विदाई कर दें। वैशाली की बात पर पहले तो पूजा ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से आंखों से बाहर आने को आतुर आंसुओं को सबकी नज़र से बचाकर पोंछ लिया। तुम दोनों की बातें अभी भी बची हैं जो गले लगकर पूरी कर रही हो, रवि ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि उसे सोते हुए युवान को उठाकर खड़ा रहना पड़ रहा था। मुझे पता है भाई, मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए आप मुझ पर ये शब्दों का अत्याचार करते रहते हो। वैशाली ने चलते हुए रवि से कहा, सबसे छोटा तो मैं ही हूँ इस समय, और अत्याचार भी मुझ मासूम पर किया जा रहा है। रवि ने वैशाली से कहा। वो और भी कुछ कहे इसके पहले ही उसने देखा घर के सब लोग उसे ही देखने लगे हैं, तो वो जल्दी से सुनील के पास चला गया। सुबह नाश्ते पर सब रात के समारोह की बातें कर रहे थे। नाश्ता खत्म होने के बाद वैशाली के बड़े पापा ने सबसे कहा, आज सब लोग घर पर ही रहना, आज रामानंद जी आ रहे हैं वैशाली और गौरव के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। ये बात सुनते ही सबके मन में कई सवालों ने जन्म ले लिया था, परंतु उन सबको ये ज्ञात भी था कि उन सवालों के उत्तर रामानंद जी के आने के बाद ही मिलेगा। रामानंद जी और उनके बड़े भाई मदन जी दोनों ही जब आए तो सबने उनका हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, परंतु रिश्तों में जब एक बार खटास आ जाए तो फिर उनमें प्यार की मिठास कम हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही था। स्पष्ट दिख रहा था कि उनसे मिलकर कोई भी प्रसन्न तो नहीं था, फिर भी अतिथि देवो भव कि हमारी संस्कृति को मानने के कारण सब ने उनका अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर खामोश रहने के बाद रामानंद जी ने कहा, सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। देविका और उसकी माँ को वैशाली के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, परंतु अब उन दोनों को भी अपनी इस भूल का एहसास हो गया है और वो दोनों अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वैशाली और गौरव के रिश्ते को एक और मौका देते हुए वैशाली को हमारे साथ अपने ससुराल ले जाने की इजाज़त दें। भूल, सुनील ने गुस्से में उनकी ओर देखते हुए कहा, जिसे आप भूल बता रहे हैं ना, वो असल में अपराध है और आपके परिवार ने जो सुनील को उसके पापा ने रोकते हुए कहा, अभी हम बात कर रहे हैं ना, बड़ों से बात करने का सलीका भी भूल गए तुम। सुनील अपने गुस्से को दबाकर एक और खड़ा हो गया। रामानंद जी की बात सुनकर हर किसी के मन में वैशाली के बड़े पापा क्या फैसला लेंगे ये जानने की उत्कंठा बढ़ने लगी थी। जहां उस कमरे में उपस्थित सभी पुरुष बेचैनी के साथ उनका चेहरा देखते हुए उसमें अपने जवाब तलाश रहे थे, वहीं पास ही के कमरे में उपस्थित महिलाओं की स्थिति भी इस वार्ता को सुनकर कुछ ऐसी ही थी। वो भी इसमें अपना समस्त ध्यान इस वार्ता पर केंद्रित किए हुए थी। वैशाली के बड़े पापा एक बार सबके चेहरे देखते हैं फिर बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि वैशाली मेरे छोटे भाई की बेटी है तो मैं उनके भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस घर में सभी बच्चों को एक समान रखा गया है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम वैशाली को वहाँ फिर से भेजें, तो आपको हमें ये विश्वास दिलाना होगा कि अब हमारी बेटी के साथ शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी जाएगी, और अगर आपके परिवार ने फिर से ऐसा कुछ किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यदि आपको मेरी ये बात मंजूर है तो आप वैशाली को ले जा सकते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा परिवार फिर से कुछ कहता है तो आपकी दी हर सज़ा मंजूर होगी मुझे। रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बड़े पापा आप ये क्या कर रहे हैं। इस बार रवि से रुका नहीं गया। वो कब से अपने गुस्से को पीकर चुपचाप सब सुन रहा था, परंतु वैशाली को वापस भेजने की बात सुनकर उसके सब्र का बांध भी टूट गया।
आप तो जानते हैं ना इन लोगों ने वैशाली के साथ क्या क्या किया है, फिर भी आप ऐसा कर सकते हो। रवि तो चुप कर, बड़े भैया बात कर रहे हैं ना। रवि और वैशाली के पापा ने कहा। वो बात कहाँ कर रहे हैं पापा, वो तो बस फैसला कर रहे हैं। रवि ने फिर से जवाब दिया। क्या वैशाली की जगह पूजा होती तो भी वो ऐसा फैसला लेते, अपनी बेटी को भेज देते वापस, या फिर वैशाली उनकी बेटी नहीं है इसलिए। बस रवि के पापा ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अब या तो तुम चुप रहोगे या यहाँ से जा सकते हो। हर कोई इस घटना से स्तब्ध रह गया था। आप हमें कल तक का समय दें, हम सब आपस में बात कर लें, फिर सब सही रहा तो कल वैशाली को सुनील लेकर आ जाएगा। वैशाली के बड़े पापा ने हाथ जोड़कर कहा। तो रामानंद जी ने हालात को देखते हुए वहां से जाना ही उचित लगा, इसलिए वो भी सबको नमस्कार कर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद रवि के पापा फिर से उसकी ओर बढ़ने लगे तो सुनील उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ गलत नहीं किया चाचा जी, सुनील ने शांत परंतु गंभीर आवाज में कहा, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे भी अपने पापा का फैसला सही नहीं लगा था। तभी मीरा देवी वहां आ जाती है। तुम्हारे पिता का फैसला बिल्कुल सही है। अरे लड़की का विवाह एक ही बार होता है, अगर उसे किसी कारण से दूसरी दहलीज देखनी पड़ जाए ना तो उस लड़की की कोई इज्जत नहीं होती समाज में। उसकी गलती ना भी हो तो लोग उसकी ही गलती निकालते हैं। कांच सी होती है लड़की की इज्जत, जरा सी चूक और वो कांच टूट कर बिखरने में समय नहीं लगता। तो क्या समाज के लिए हम अपनी बहन की बलि दे दें? सुनील ने उसी तरह अपनी दादी को जवाब दिया। ये समाज और ये लोग जिन्हें इसकी और हमारी कोई परवाह नहीं, उनके लिए आप अपनी पोती को उस नरक में छोड़ सकती हैं, पर मैं नहीं। सुनील, इस बार सुनील के पिता ने उस पर गुस्से में हाथ उठा दिया था। तू एक बार को ये भूल भी जाए कि तुम्हारी दादी हैं, परंतु मुझे अब भी अपनी माँ का सम्मान करना आता है। दोबारा इस तरह तुम माँ से बात नहीं करोगे। सुनील के पिता ने जिस गुस्से में उससे कहा, उसे सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई सहम गया था। तो वहीं वैशाली अब भी दूसरे कमरे में बैठी आंसू बहाते हुए इस सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कल तक जिस घर में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी, वहीं आज गृह कलेश का माहौल बन गया था। सब गुस्से में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे।